अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90 कैफ 3 का स्टार्ट हो गया जी, और हम कर रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर EOQ विद डिस्काउंट और विदाउट डिस्काउंट। इसको बंद कर दें यार, इसको 23 पे कर दें यार, दोनों को 23 पे कर दें। अच्छा जी, अगर विदाउट डिस्काउंट डिसीजन मेकिंग करनी हो तो आपसे कह सकता है कौन सा लेवल बेहतर है, या वो कह सकता है करंटली किसी और लेवल पे है, EOQ के ऊपर आना चाह रहे हैं, बताओ कितनी सेविंग मिलेगी। दोनों सूरतों के अंदर आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है, जिसमें सिर्फ दो चीज़ें होंगी, एक एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दूसरा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट इसलिए रेलेवेंट नहीं होगी क्योंकि डिस्काउंट नहीं है, तो जोन से मर्जी लेवल पे परचेज करें, परचेज प्राइस तो सेम रहनी है, इसलिए डिसीजन मेकिंग में वो इररेलेवेंट हो जाती है। आप लिख भी लेंगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर सवाल के अंदर बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट आ जाता है तो फिर आपको पता है इधर परचेज प्राइस डिफरेंट होगी पर यूनिट, तो फिर टोटल में इस पे इधर डिफरेंट, जिसमें डिस्काउंट होगा वहाँ पे निस्बतन कम होगी, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर एनुअल परचेज कॉस्ट भी आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी। प्लस अगर उसने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम को जोड़ रखा है आपकी परचेज कॉस्ट से, तो ये भी आपकी डिफरेंट होती जाएगी डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कल के सवाल में हमने किया था, ठीक है। क्वेश्चन आपको मैंने तो दिया था होमवर्क में, कौन सा, चलें 13 और 14 को फिर डिस्कस करेंगे। ज़रा मैं 15 कराना चाह रहा हूँ, 16 17 फिर होमवर्क में दे दूंगा, 18 कराऊंगा, और उसके बाद फिर आपको कुछ फार्मूलाज लिखवा दूंगा, ताकि और नहीं तो आप उनको याद कर लें, समझ आए ना आए खैर है, एक दो सवाल ट्राई कर लें, ताकि मंडे को ये इन्वेंट्री लेवल्स को मैं आपको करवा दूँ। ये छोटा सा ही है, 3-4 फार्मूलाज हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, बस पता होना चाहिए इस तरह से। और फिर एक दिन मेरे हिसाब से आप 2 दिन लगाएंगे तो कोई नहीं, वेंसडे को भी चला जाएगा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। जो हमने सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल वाला कॉन्सेप्ट करना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सवाल EOQ के ही थे, ये 18 तक देख लें आप, यही चल रहे हैं। उसके बाद 19, 20 और 21 तक भी वही चल रहे हैं, 22 में भी वही आ जाता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर आपके 2-3 सवाल हैं जो थोड़े से तंग करने वाले आपको लगते हैं, तो इंशाल्लाह उसको भी कर लेंगे। तो ये टोटल 24 सवालों में 18 तो सारे EOQ से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। बाकी 6 हैं जिनकी तैयारी इंशाल्लाह आज पकड़ लेंगे, मंडे को रीऑर्डर लेवल करके फिर उसके अंदर सेफ्टी स्टॉक के फार्मूलाज मंडे को लिखवा दूंगा, फिर ट्यूसडे को उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ज़रूरत पड़ी वेंसडे को तो ठीक है, ना पड़ी तो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग शुरू तो हो ही जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग डिपेंड करता है पूरा लेक्चर होगा या हाफ लेक्चर होगा, ठीक है। थोड़ा प्लान आपके साथ शेयर किया। तशरीफ लाएंगे ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक अच्छा सवाल है, निस्बतन मुश्किल सवाल है इन सवालों में, इसलिए मैं ये पहले आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 16 को आपने ट्राई करना है घर पे, और 17 को भी ट्राई करना है घर पे। 18 में अभी करवाता हूँ आपको इंशाअल्लाह, ज़रा डिफरेंट है ये भी। और उसके बाद वो 2-4 फार्मूलाज लिखवाने हैं, जिसके बाद आप 19, 20, 21 भी कर सकते हैं। लेकिन चले 19 और 20 ये 2 सवाल आपके होमवर्क में होंगे, ये वाले लेवल्स वाला काम भी साथ ही पड़क जाएगा। तो हाफ लेक्चर में मंडे को लगाऊंगा, इस पर ज़ाहिर है जो सवाल दिए आपको वो आपसे डिस्कस करूंगा, फिर आखिरी वाला हिस्सा इसका शुरू कर लेंगे। तो ये इनफैक्ट ये डिसीजन मेकिंग में सबसे आसान टॉपिक है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। बस 2-4 फार्मूला याद करने हैं आपने, ठीक है। तो थोड़ा एक आध दिन में ज़रा मसला हो रहा था, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ा रहे हैं या ऑर्डर साइज़ बढ़ा रहे हैं, समझ नहीं आ रही थी, फिर अब थोड़ा सा समझ लग गई, ठीक है आसान काम, मुश्किल नहीं है। चले जी आ जाए ज़रा, अरोमा हर्ब्स कितने गया, ये रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट करें EOQ, और फिर कहता है डिटरमिन करें अमाउंट ऑफ सेविंग विच कैन बी अचीव बाय AH बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ। अज्यूम करिएगा 360 दिन होते हैं एक साल में। अच्छा जी ठीक है, कर लेंगे, 10 नंबर का सवाल है, तो वही रूटीन की एडजस्टमेंट है, ठीक है। इसके अंदर ये कह रहा है, कहीं पे इसने दिया हुआ है डिस्काउंट है, हाँ नहीं, चलो देखते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। इसमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट होना चाहिए, वैसे तो मज़ा नहीं आएगा, है चलो देख लेते हैं। अब नहीं वो पता नहीं क्या कुछ परसेंटेज है, पढ़ते हैं। अरोमा हर्ब्स डील इन हर्बल टी, ठीक है जी। द टी इज़ इम्पोर्टेड ऑन अ 6 मंथली बेसिस। इसका मतलब क्या है, 2 ऑर्डर्स 6 मंथली बेसिस पे इम्पोर्ट की जाती है, तो सालाना
2 ऑर्डर्स ये मंगवाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू अडॉप्ट अ स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन ईओक्यू, सोच रहे हैं ईओक्यू पे चले जाए। इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड। एनुअल सेल ऑफ टी इज 60,000 kgs। अच्छा, अब ये एनुअल सेल है, मतलब ये हमारी परचेज रिक्वायरमेंट भी है ना, इतना हमने एनुअल परचेज करना है। तो एपीआर हमारे पास है जो कि 1260 रुपये पर केजी के हिसाब से हमें मिलती है। ये परचेज प्राइस नहीं, एनुअल सेल ऑफ टी एट्स, ये तो सेलिंग प्राइस है। हाँ, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस पर केजी। कल वाले सवाल की तरह हो सकता है कॉस्ट निकालनी पड़े। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए तो हमें इन्वेंट्री से रिलेटेड कॉस्ट चाहिए होती हैं, सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए होती, लेकिन कभी कभी इसको यूज़ करना पड़ता। सेल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, ठीक है जी। C&F वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू कहते हैं इसको, ये कस्टम के लिए जो वैल्यू डिटरमिन होती है। तो C&F वैल्यू ऑफ टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज, तो ये जनाब आपको कॉस्ट मिली है, लेकिन ये कॉस्ट पर केजी जो है ये नेट ऑफ डिस्काउंट है, ऐसे ही है। तो ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, टीडी समझ आ रहा है क्या है? चलो टीडी रहने देते हैं, डिस्काउंट लिख देता हूँ। डिस्काउंट कौन सा वाला? ट्रेड, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है कस्टम ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स आर पेड एट द रेट ऑफ 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। सेल्स टैक्स पेड एट इंपोर्ट स्टेज इज रीफंडेबल इन द सेम मंथ। अब थोड़ा सा IS2 का टच आया उसमें, या आपको क्यों कह लें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर इतनी बात तो आपको पता है, इंट्रो से भी पढ़ी हुई थी, वहाँ भी रिवाइज की थी कि आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर क्या होता है, परचेज प्राइस, लेस कर देते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट्स रिबेट्स, ऐड करते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस को नहीं ऐड करना होता, माइनस तो तब करते हैं जब शामिल पड़ा हो तो निकालना पड़ जाए, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कस्टम ड्यूटी द 20% है, कस्टम ड्यूटी जो है वो नॉन रिफंडेबल ही होती है बाय डिफॉल्ट, बताए या ना बताए। अच्छा, सेल्स टैक्स 15%। अब सेल्स टैक्स के बारे में 2 सूरतें हो सकती हैं, ये एडजस्टेबल रिफंडेबल या एडजस्टेबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सवाल बताएगा, वरना खामोशी केस में आप जो मर्जी कर लें, अजम्पशन लेके। लेकिन सवाल ने कहा सेल्स टैक्स क्या है, रिफंडेबल, ठीक है। रिफंडेबल है तो इसको क्या कर दें, इग्नोर। मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट ये तो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या बनी है फिलहाल, 900 रुपये का 1 किलो खरीदते हैं आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, और 20% उस पर कस्टम ड्यूटी दी जाती है। अब ये C&F वैल्यू है, यानी कि कस्टम वालों के लिए ये वैल्यू रेलेवेंट है 900 रुपये पर किलो, और हमने उस बंदे से पुराने ताल्लुक की बुनियाद पर जो डिस्काउंट लिया है वो 10% लिया है, यानी ग्रॉस अमाउंट ये नहीं है। अगर 10% डिस्काउंट के बाद 900 आया है तो फिर ये कितना होगा ग्रॉस, 1000। ये 90 में पड़ा है, हमें 100 पे चाहिए तो कितना बना, 1000, ठीक है। अब आगे कहता है यूज ऑफ EOQ मॉडल वुड रिड्यूस द क्वांटिटी पर ऑर्डर, तो कहता है क्वांटिटी पर ऑर्डर जो है वो कम हो जाएगी EOQ की वजह से। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट, हो आज उलट कहानी हो गई, बल्क क्वांटिटी में थे, शायद हम नीचे आएंगे। अब EOQ की वजह से क्या कह रहा है, इंडिकेशन उसने दिए, वैसे निकालेंगे EOQ तो पता भी लग जाएगा। कह रहा है EOQ की वजह से क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या हो जाएगी, कम। क्वांटिटी पर ऑर्डर, कहीं ऑर्डर साइज, ऑर्डर क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो हो सकता है पहले बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट हो जो कि अब खत्म हो जाए। वही कह रहा है अगली लाइन में, एज अ रिजल्ट बल्क परचेज डिस्काउंट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 10% टू 8, यानी एग्जिस्टिंग लेवल पर कितना डिस्काउंट है, 10%। और अगर आप EOQ पे जाएंगे तो जो भी ऑर्डर साइज है वो पहले से कम हो जाना है, वो जितना कम होना है उसने खुद ही बता दिया, उस कमी की वजह से आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किस पे चला जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे, कस्टम ड्यूटी किस पर लगनी है, करंट एग्जिस्टिंग सिचुएशन में कस्टम ड्यूटी किस पे लग रही है। कस्टम ड्यूटी के लिए याद रखना नेट ऑफ डिस्काउंट फिगर पर लगती है, यानी 900 इंटू 20% कस्टम वालों ने लेना है, 1000 का उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सप्लायर ने किस पे अप्लाई किया था, ग्रॉस पे, 1000 का 10% वो डिस्काउंट देता है, यानी उसकी लिस्ट प्राइस 1000 रुपये है, तो कहता है इकट्ठे मंगवा रहे हो चलो 10% डिस्काउंट। अब अगर वो 10 से 8 पे आना है तो मतलब पहले आपने 90 को 100 करना है,
यानी कि 1000 रुपये पे जाकर फिर 8% निकालना है। अब आपकी जो सेलिंग प्राइस बनेगी फॉर कस्टम वालों के लिए वो बनेगी 920 बन जाएगी। तो 900 पर एग्जिस्टिंग में कस्टम ड्यूटी लग रही थी, 920 पर कस्टम ड्यूटी लगेगी रिवाइज के केस में। सवाल में समझ आ जाएगा, अगर भी समझ नहीं आया तो। हजरत कुछ समझ लगी है? थोड़ी बहुत नहीं लगी? नहीं लगी। असल में 1000 रुपया ग्रॉस अमाउंट थी, ग्रॉस परचेज प्राइस, ठीक है ना, जिसमें से 10% डिस्काउंट माइनस होकर हम इस वक्त पड़े हुए हैं 900 पे। ये मुझे कैसे पता लगा 10% 100 बनता है? उसने खुद ही कहा ना कि ये नेट ऑफ डिस्काउंट 10% है, तो 1000 फिर ग्रॉस बन गई। अब अगर वो कह रहा है कि जी हमारा ये जो डिस्काउंट परसेंटेज है ये 10% से 8 पे आ जानी है, तो वो 8 किसका? 900 का? नहीं। अब पहले 1000 निकला, ये 1000 इधर गया, उसने नहीं प्राइस बदली, ने डिस्काउंट बदला, ये डिस्काउंट बदल के क्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब जो ये अब क्या है, ये करंट सिनेरियो है, और ये क्या है, ये रिवाइज प्रपोज सिनेरियो। अब जब कस्टम ड्यूटी लगेगी तो एट द रेट ऑफ वो 20% ही है, एट द रेट ऑफ 20% है ना। अब वो 20% इसका और इस केस में 20% इसका, यानी कस्टम ड्यूटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि CNF वैल्यू जो बढ़ गई डिस्काउंट की कम होने की वजह से। ये एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। तो याद रखना कस्टम ड्यूटी लगती है नेट ऑफ डिस्काउंट वैल्यू पर, और डिस्काउंट की परसेंटेज किस पे लगनी है, वो तो ग्रॉस पे लगती है, ग्रॉस सेलिंग प्राइस पे लगती है। तो एक छोटा सा पॉइंट इसके अंदर डिफरेंट है। अच्छा, आगे कहता है जी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग स्टॉक क्या है जी, 1% पर मंथ। अब जब आपने माइनस नहीं करनी, सॉरी यार ये ऐड करनी है, मैं माजरत चाहता हूँ, सॉरी। तो जो आपकी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू, ये आपको कॉस्ट पड़ी है, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको अरेंज करनी पड़ेगी, फाइनेंसिंग है तो एग्जिस्टिंग के अंदर इस पर रेट लगना है और प्रपोज में इस पर। ये दोनों फिगर्स डिफरेंट होनी है क्योंकि 920 और 900 ये भी एक फ़र्क है, फिर कस्टम ड्यूटी 900 पे 20% और 920 पे 20% ये भी फ़र्क है। तो टोटल कॉस्ट आपकी क्या होगी, डिफरेंट। और अगर वो कह रहा है फाइनेंसिंग की 1% पर मंथ है, ठीक है, इसको आप इंटू 12 करके पर एनम कर लोगे, यानी 12% पर एनम है, लेकिन पर यूनिट पर एनम जब निकालनी है तो ये परसेंटेज किस पे लगानी है, किस पे, ये परचेज कॉस्ट पे, बोलो फूटो, परचेज कॉस्ट पे लगानी है। और परचेज कॉस्ट दोनों केसेस में क्या है, कल की तरह से, ठीक है। मैं मैक्सिमम यही फनकारी कर सकता है ईओक्यू के अंदर। ये अच्छा सवाल मुझे लगा निस्बतन पिछले दोनों की, तो इसलिए मैंने ये करवाया। वैसे बाय द वे मुझे जरा इतनी सी बात तो बता दें, एक मिनट जरा वापस चलते हैं। मैंने जो शुरू से काम लिया था, इधर से काम शुरू किया था, तो 1 2 हो गया था, 3 होमवर्क था, फिर 4 कराया था, 5 और 6 होमवर्क, 7 होमवर्क, इनके सोल्यूशंस मौजूद थे, ये सवाल भी हो गए थे, कोई मसला तो नहीं था ना, इनको मैं ओके कर सकता हूँ। ज़रा वापस आएँ, फिर वापस चलते हैं सवाल पे। एकदम मुझे ज़रा टेंशन होगी कि क्या हुआ और क्या रह गया, ताकि मैं उस हिसाब से फिर अगला प्लान करूँ ना। ये मैंने खुद करवाए थे, ये आपको दिया था होमवर्क, आपने कहा था कोई मसला नहीं है। चौथा मैंने खुद कराया था, 5वां और छठा होमवर्क किया था, आपने कहा था कोई मसला नहीं है। अगर भी कोई मसला है तो अभी बता दें। वो तो यहाँ बताया था कि अगर आपको वो होल्डिंग कॉस्ट में कोई परसेंटेज दे दे, इन तीनों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे दे, वर्किंग कैपिटल या इंटरेस्ट वगैरह, तो वो किसके साथ रिलेट करती है, वो मैंने कहा था परचेज की कॉस्ट के साथ। क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट है, मतलब आपने जो चीज़ खरीदनी है उसको खरीदने के पैसे अरेंज करने पड़ेंगे कहीं से, तो वो पैसे बैंक से लेने जाओगे तो वो 16%, 12%, 15% पड़ेगी। तो इसलिए कहा था अगर आपको होल्डिंग कॉस्ट एज अ परसेंटेज दे दे तो वो परसेंटेज हमेशा किस पे लगेगी, क्योंकि आपने, मतलब फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली तो क्या है, फाइनेंस कॉस्ट असल में तो यही है। फाइनेंस कॉस्ट, आपको पैसे जो अरेंज करने पड़ेंगे इन्वेंट्री खरीदने के लिए बैंक से, वो 16%, 12% इतने पे मिलने। तो फिर अगर पर यूनिट निकालना है तो एक यूनिट के जितनी प्राइस है उसी के हिसाब से आप इंटरेस्ट पे करके बैंक से वो पैसे लोगे। 1 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए, 10 के लिए, 100 के लिए, लाख के लिए, वो बढ़ते जाएंगे। तो पर यूनिट पर एनम हमने लेना होता है अपनी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अच्छा 6वें में को मसला, 6वें तक को मसला था, 7वें तक को मसला ये कल मैंने पूछ लिया था, तो आपने कहा था कोई नहीं है, स्टिल कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। ये यहाँ तक सवाल कितने बच्चों ने किए हुए हैं, ये वाले परसों का होमवर्क था हाइब्रिड में। बाकी क्या क्या प्रोग्राम है देखो, अगर अभी नहीं पढ़ रहे ना तो फिर छोड़ दो, बस ये सीए छोड़ दो। क्या ये मौका है अब तो पढ़ने का, बोला था कि ये वाला 1 महीना और अगला 1 महीना बस ये रिक्वायर्ड है आपसे।
बस ये रिक्वायर्ड है, पास करना है। तो जो हुआ सो हुआ, छोड़ो उसको। अब थोड़ी एफर्ट बढ़ेगी, जिन्होंने कम पढ़ा, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनकी एफर्ट थोड़ी कम होगी उनकी निस्बत, बट दोनों मंजिल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी ये सूरत हाल है तो फिर रहने दो, फिर छोड़ो बस। कुछ बच्चे आज बैठ के सोच रहे हैं मैं एफ इतना रिवाइज कर लो, कर लेना रिवाइज, बाद में देखना। इस महीने के अंदर ये जो पढ़ रहे हो इसको, मतलब कितना पर्चा आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ। डिसीजन मेकिंग आपने अभी अभी किया, डिसीजन मेकिंग के अंदर तकरीबन 40 नंबर पूछ रहा है, 25 नंबर तकरीबन अगले 2 टॉपिक से पूछ रहा है, 60-65 नंबर आपके ताज़े ताज़े हैं, इनको पक्का कर लो। वो कहीं नहीं जा रहे। जब महीने आखिरी में बैठोगे तो कोई नहीं, जहाँ 2 दिन लगने हैं वहाँ 4 लगा लेना। यहाँ जो 10 दिन में काम होना है वो 5 में हो जाना है आपका, अगर ये तैयार हुआ तो। पर नहीं, अपनी मर्जी करेंगे तो करें। तो 7वें सवाल तक कितने बच्चों ने किया था, जरा मुझे वो मुबारक हाथ दिखाएं पास होने वाले, जरा मैं देख लूँ। है अच्छा, इसमें कोई मसला तो नहीं आया था। 8वां मैंने करा दिया था, 9वां भी करा दिया था, 10वां 11वां आपको होमवर्क दिया था। इनको ओके मैं नहीं कर रहा, अगर आप कहें तो। मसला को आया, इनका सोल्यूशन था 10वें 11वें दोनों का था। चलो फिर काफ़ी हद तक ठीक है। ठीक है, इनमें कोई मसला होगा तो मुझे बता दीजिएगा, डिस्कस करेंगे कल। वो पर ट्रिप ऑर्डर ही होता है, मतलब एक चक्कर, एक ऑर्डर में एक चक्कर। अच्छा, ये 2 सवालों में कोई मसला नहीं आया, पक्की गल है। कितने बच्चों ने ये 10वां 11वां किया है? 10वां 11वां मुबारक हाथ दिखा दें जरा। इन दोनों सवालों में कोई मसला नहीं आया यार। ये कोई टॉपिक है यार, फिर गलत मुलक्चे आ गए हैं। पहले ये शुरू कराना था सर आपने, हद हो गई। कुछ साथ कराम बेटा स्टार्ट में ही करा देते, इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी स्टार्ट में करा देते और ये भी स्टार्ट में करा देते हैं। कोई नहीं, आसान जो है। मैं आसान काम बाद में रखता हूँ जरा, है पहले थोड़ा सा त्राह निकाल लिया ना। डिसीजन मेकिंग मुश्किल एरिया है, उसको मिडल में रखने का मतलब ही यही है कि शुरू में ज़रा थोड़ा सा आदी हो जाते हैं सीएमए के, और एंड पे वैसे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जो सबसे मुश्किल एरिया वो मैंने दरमियान में इसीलिए रखा होता। हमने तकरीबन 30 लेक्चर के बाद इसको शुरू किया था, 30-35 लेक्चर पे, और अब हमने इसको ख़त्म कर दिया है। ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 90s में आके। ठीक है, तो ये वही 45 के करीब लेक्चर जो कहे थे तकरीबन उतने ही लगते नज़र आ रहे। एनीवेज, 12वां सवाल मैंने आपको करवा दिया था। मैंने 13वां और 14वां होमवर्क में दिया था, ये मैं डिस्कस करूंगा, अभी मैं इसको नहीं पूछ रहा। ठीक है, बहुत देर हो रही है। ठीक है, अभी फिलहाल आ गए हैं हम 15वें पे। अच्छा जी, अच्छे भले चल रहे थे हम, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। फाइनेंसिंग कॉस्ट गिवन है परसेंटेज में, ये परसेंटेज लगेगी परचेज कॉस्ट पे। अब ये पर यूनिट पर एनम चाहिए तो वहाँ भी पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, और उसमें नया ड्रामा ये तो कोई मसला नहीं, वो भी पुराना हो गया अब जब डिस्कस हो गया। ये कितने बच्चों ने ट्राई किया था? दिया ही नहीं था आपने होमवर्क, फिर भी कोई 1-2 बच्चों ने कर लिया था। ऐसे नहीं, सारे तुम्हारी और मेरी तरह नहीं होते, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ इसलिए बता। अच्छा जी, एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है 320 पर केजी। अच्छा, अब एक चीज़ नहीं है, 2 चीज़ें होंगी। एक तो एनुअल स्टोरेज कॉस्ट है पर केजी 320, एनुअल उसने लिखा हुआ है, यानी कि पर केजी पर एनम। केजीज है ना, यूनिट मैं बोलता हूँ, यूनिट इसमें क्या है, केजी भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा यूनिट केजी, तो पर केजी और पहले एनुअल लिखा हुआ, तो ये पर केजी पर एनम ही है, पर यूनिट पर एनम है। लेकिन 2 कॉस्ट होगी स्टोरेज की, मतलब 2 होल्डिंग कॉस्ट आ गई, एक स्टोर करने की, दूसरा पैसे अरेंज करना है तो फाइनेंस की। तो पैसा अरेंज करना है तो परचेज के साथ परसेंटेज लगेगी, और स्टोरेज कॉस्ट वैसे उसने बता दी, इकट्ठा भी करके कभी कभी दे देता है हमें, इससे क्या। ठीक है, नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 90,000। व्हाट इज दिस? ये दोनों पॉइंट्स में आपको मिली है वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट, प्यूपा पर यूनिट पर है ना, अपनी ना गड्डी जाने ने। अच्छा, एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज, ये क्या है जी, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये पर ऑर्डर होती है। तो एन ऑर्डर उसने खुद बताया। आगे वो कहता है अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे, जो कि हमारे बढ़ जाने हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्यों बढ़ने हैं हमारे? क्योंकि ऑर्डर साइज छोटा हो जाना है। फिलहाल तो साल में 2 ऑर्डर्स मंगवाते थे, ईओक्यू में वो कह रहा था, उसने खुद ही बता दिया। वैसे हमें भी पता लग जाएगा, जब ईओक्यू में जाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो, ऑर्डर साइज कम हो जाएगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। अब वो कह रहे हैं अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े तो ये क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जैसे मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर से गप लग जाएगी हमारी, वो कहेगा अच्छा माशाल्लाह, पहले आपके साल में 2 ऑर्डर थे, अब 5 हो गए, 6 हो गए, चलें आपको हम 10% कॉस्ट छोड़, मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट रिड्यूस, ऑर्डर्स बढ़ेंगे डिस्काउंट होगा, कोई हमें से क्या, वो कम हो रही है, परसेंटेज दे दी। और
AL मेंटेन करता है एक बफर स्टॉक, यानी कि सेफ्टी स्टॉक, जो कि इक्वल होता है 15 दिन सेल का। यानी कि सेल जितनी है, वैसे कितनी है, 66 नहीं 60,000 केजीज आपने बेचना है सालाना, ऐसा ही है। इसको डिवाइड करें, एक ही सिर्फ यूज आया अब इसका जो उसने किया था, ये 360 से डिवाइड करें उसने कहा है। वैसे चुप हो तो 365 से डिवाइड करते हैं ना हम साल 365 दिन का लेते हैं, लेकिन सवाल के अंदर वो खुद जब कह दे 360 दिन अज्यूम करो तो फिर यही लेना है, ठीक है जी। 1 मिनट इनटू ये पर डे आ गया, सेल पर डे हो गई, इसको 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2500 केजीज क्या है, सेफ्टी स्टॉक, ठीक है। वहीं पे निकालेंगे, तो मैं बस गपशप लगाते लगाते यहां तक आ गया। तो ये जनाब आपका सवाल है। तो शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेकर रूटीन। अब दुआ क्या चल रही होगी दिल में, यार EOQ ही आ जाए अल्लाह करे, है ना। EOQ के सवाल ऐसे ही है, EOQ के सवाल जो हैं वो आसान ही होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को मसला जिसमें आता है वो मंडे को करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप छुट्टियों से ज़रा ताज़ा होकर आ जाए, ठीक है ना। वो सेफ्टी स्टॉक और रीऑर्डर लेवल में असल में उसमें इतना मसला, असल में कॉन्सेप्चुअली उसमें मसला इतना नहीं है जितना ICAP को मसला है। अच्छा, ICAP को भी ज़्यादा मसला पता है क्या है, उसका अपना हर सोल्यूशन अगली बार वो होता है पहली दफ़ा से कि कैसे किया आपने। तो कोई नहीं, हम उसका कोई तरीकाकार निकालेंगे, छोड़ें आप उस बात को, फिलहाल तो ये सामने, ठीक है जी। कंप्यूट करें EOQ। क्वेश्चन नंबर 15, स्प्रिंग 17 का क्वेश्चन नंबर, एरोमा हर्ब्स, हर्बल कंपनी है। हाँ जी, तो ए है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड कर दें। हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, 2 तो हमारे पास है ही। अब एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट चाहिए, तो सवाल ने सीधी बताई हुई थी एनुअल सेल्स ऑफ टी, है ना। एनुअल कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ उसने कि जी हम इतना क्लोजिंग स्टॉक भी रखते हैं, हर वक्त इतना स्टॉक मेंटेन। वैसे वो यहाँ पे कह रहा है कि सेफ्टी स्टॉक मेंटेन रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन EOQ के अंदर हम इसको इसलिए नहीं लेते कि EOQ क्या अज्यूम करता है, सेफ्टी स्टॉक नहीं है, क्योंकि हमने एंड पे जाके सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट एंड पे डाल देनी है ना। फिलहाल सेफ्टी स्टॉक को यहाँ पर नहीं लेते हम, EOQ निकालते हुए सेफ्टी स्टॉक को साइड पे कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब सेफ्टी स्टॉक अगर हम कह रहे हैं नहीं है, तो फिर जो प्रोडक्शन है, जो सेल है वही मंगवाएंगे और कोई लॉस शॉस भी नहीं है। तो 60,000 केजीज आ गए, ठीक है। ये बात नहीं समझ आई तुम्हें, नहीं समझ आई, नहीं समझ आई तो छोड़ो। 60,000 केजी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट है, एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट 60,000 है, क्योंकि एनुअल सेल हमने 60,000 केजी की करनी है, जो कि इंपोर्टेड माल है। तो हम जितनी परचेज करनी है, जितनी सेल करनी है, उतना ही मंगवाएंगे ना जी। बोलो, तो एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट कितनी है, 60,000। अभी फिर इतनी बात ही काफ़ी है। तो 60,000 केजीज आ गया। मौका आने पे वो बात करता हूँ ना, मौके से पहले कर गया। इनटू वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर। अब ये जहन में रखो कि उसने यहां पर एक निशानदेही आपको कर दी थी, ये कि यूज ऑफ EOQ मॉडल वुड रिड्यूस क्वांटिटी पर ऑर्डर। अगर क्वांटिटी पर ऑर्डर रिड्यूस हो रही है तो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 90,000 थी, EOQ में ये यूज नहीं हो सकती, बल्कि उसको रिड्यूस करना पड़ेगा 10% से, यानी ये कोई 9,000 कम होकर 81,000 पर ऑर्डर हो जाएगी, ठीक है। तो वर्किंग वन मुझे करनी पड़ी, वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। तो सवाल के अंदर उसने हमें बताई है ₹90,000, लेकिन वो कह रहा है अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े, अगर नंबर ऑफ एडमिन कॉस्ट टू प्रोसेस एन ऑर्डर इज 90,000 पर ऑर्डर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स वुड रिड्यूस दिस कॉस्ट बाय 10%। और ऊपर कह रहा है EOQ में क्वांटिटी पर ऑर्डर कम होगी, क्वांटिटी पर ऑर्डर कम होगी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। नहीं समझ आई बात? तो नंबर ऑफ, नहीं समझ आई बात, ये बात नहीं समझ आई। आइए तो बोलो ना, फिर फूटते नहीं हो। गुंग महल एक है गुलबर्ग के अंदर ना, गुलबर्ग के अंदर एक गुंग महल है, ठीक है। वो गुंगो बैरों का स्कूल है। मैं बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहा हूँ बच्चे, सेशन तो गुजर ही गया है, कुछ यहाँ से निकाल के उधर दाखिल कराने पड़ेंगे मुझे।
उन्हें वजीफा भी मिलता है भाई, कह रहे जाओ उधर, इधर क्या काम है तुम लोगों का, स्पेशल बच्चे हो, जाओ उधर तुम लोग। हैं तो स्पेशली बच्चे होते हैं, लेकिन आप लोग भी स्पेशल ही हैं, जुबान वाले गूंगे हैं, ऐसे ऐसे ही हैं आप लोग, मतलब यही कर दिया करें आगे से, जब मैं बताया करो बच्चों जी। मैं ये कह रहा हूं उसने पहले कहा EOQ की वजह से क्वांटिटी पर ऑर्डर यानी ऑर्डर क्वांटिटी यानी साइज ऑफ ऑर्डर ये छोटा हो जाएगा। अब अगर ऑर्डर साइज छोटा हो जाएगा तो क्या बेचेंगे ही कम? बेचना तो उतना ही है, तो ऑर्डर साइज छोटे होने से नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाया करते हैं। अब ये बात यहां पे करने के बाद आगे कहता है पॉइंट 4 में, 2 पॉइंट्स में जोड़ा ना इस बात को, कि एडमिन कॉस्ट एक ऑर्डर की यानी कि वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 90,000 है। इंक्रीज अगर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर हुए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़े तो ये 10% से कम हो जाएगी। अब EOQ में वो कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, इसका मतलब लिख देता हूं ना, रिड्यूस हो जाएगी क्वांटिटी पर ऑर्डर, जिसका मतलब क्या होता है, यूज ऑफ EOQ मॉडल वुड रिड्यूस क्वांटिटी पर ऑर्डर मींस नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल इंक्रीज। ये मैं कहना चाह रहा हूं, विल इंक्रीज। क्यों? अगर ऑर्डर साइज कम हुआ, रिक्वायरमेंट उतनी है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल रिड्यूस कॉस्ट बाय, ये बात समझाना चाह रहा था। समझ आई है? आइडेंटिफाई कर रहा हूं यार, इधर एक बच्चा बिठाओ, इधर भी एक उधर बिठा दो, ठीक है? जो गूंगे आइडेंटिफाई हो उनका नाम शाम लिख के निशानी मुझे बताएं, मैं जाके दाखिल करा के आता हूं जी। तो रिड्यूस बाय 10% मतलब हो जाएगी 90%। कितनी? 81,000 पर ऑर्डर। तो ₹81,000 पर ऑर्डर है जी, और इसके लिए छोटी सी वर्किंग कर रखी है हमने 1 में। ठीक है जी। अब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट चाहिए पर यूनिट पर एनम। तो जब भी कभी इस तरह का मामला हो, ये डिस्काउंट आए, तो तैयारी ऐसी रखी करो अपनी वर्किंग की कि उसमें एग्जिस्टिंग और प्रोपोज्ड या रिवाइज्ड वो अगला कॉलम जगह हो। क्यों? बाकी सब सेम रहना होता है, लेकिन अगर परचेज प्राइस ने चेंज होना है, 2-3 चीजें मिलकर आ रही हो ना, तो परचेज प्राइस के बदलने से परसेंटेज वाली होल्डिंग कॉस्ट भी बदलती है। ठीक है ना? बाकी तो इधर देखो, 2 होल्डिंग कॉस्ट थी। एक क्या है? स्टोरेज, रेंट लगता है, यानी कि हमने उसको स्टोर जहां करना है वहां पे कोल्ड स्टोर वाले हमारे इस रॉ मटेरियल को, इस बल्कि फिनिश गुड ही है, इस कोल्ड स्टोर वाले 1 किलो का 320 रुपया लेते हैं हमसे, 320 रुपया सालाना। ये यूं समझ लें आलूओं की बोरियां हैं और ये कोल्ड स्टोर है। ठीक है? तो 1 किलो का 320 पूरा साल स्टोर करने का रखा जाता है। तो ये चाहे आप महंगा खरीदें चाहे सस्ता खरीदें, कोल्ड स्टोर वालों ने ये लेना है, तो ये तो रहेगा सेम। पर फाइनेंसिंग कॉस्ट परसेंटेज है। सादी बात, बैंक से पैसे लेने हैं तो महंगा मटेरियल, महंगी चीज खरीद रहे हो तो ज्यादा पैसे बैंक से लेने पड़ेंगे, सस्ती मिल गई तो कम पैसे लेने पड़ेंगे। जितने पैसे बैंक से लोगे उसकी फाइनेंसिंग करनी पड़ती है, उसकी को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो जब भी कभी इस तरह से बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट का मामला आ जाए, तो आपने वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट जब पर यूनिट पर एनम निकालनी है तो उसकी तैयारी ऐसे रखना कि एक है एग्जिस्टिंग और दूसरा है EOQ लेवल या प्रोपोज लेवल। ठीक है ना? अब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम के लिए मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो है स्टोरेज कॉस्ट। पर यूनिट लिखा हुआ है, कोई मसला तो नहीं हो रहा इससे? सोए हुए जाग जाए, सारे सोए हुए जाग जाए प्लीज जी। जाग रहे हैं ना सब? हाँ, कुछ है ना नीवी मार ली, मैं बोले आते जाग भी गए, सो भी गया, मैं जागे नहीं रहे, हम तो सोए नहीं थे हम। वही बात जो मैंने बताया, वैसे मैं सोया हूँ तो साथ वाला हिला देना मुझे मस्जिद में बैठ तालीम में, मैं जाग रहा हूँ, हालांकि कहाँ जाग रहा हूँ। चलें जी। तो स्टोरेज कॉस्ट आपकी पर केजी है। ठीक है? कितनी है? 320। ये EOQ में भी रहनी है 320 अगर आप EOQ लेवल पे जाते हैं। ठीक है? नेक्स्ट मसला आ रहा है अब हमें इन 2 पॉइंट्स का।
ये बल्कि इन दो में से भी एक पॉइंट का वो है ये, और इस मसले को छेड़ रहा है ये, ठीक है। इधर वाला पॉइंट उधर, उधर वाला इधर, पता नहीं कि फौजी बनाना है। एसीसी वाला एग्जामिनर है ना, बड़ा साफ सुथरा सीधे सीधी चीजें पूछता है, कॉन्सेप्ट पूछता है। साढ़े वाला तो नर्व्स चेक करता है, पता नहीं कि मैं कहना जंग लड़ानी है बच्चों को, भाई एग्जाम में बैठ के ये कैसे ऐसे यार जानती करो यार, कॉन्सेप्ट लो। कहना खैर, अब फाइनेंसिंग कॉस्ट है 1% पर मंथ या 12% पर एनम। ये लगनी किस पे है? ये लगनी है परचेज प्राइस पर। परचेज प्राइस पर, परचेज प्राइस एग्जिस्टिंग 900 माइनस कस्टम सॉरी प्लस कस्टम ड्यूटी है, और अगर रिवाइज कर दें तो वो फिर 920। ये ज़बानी कलामी किया था। अब इसके लिए एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे फाइनेंस कॉस्ट चाहिए। वो फाइनेंस कॉस्ट दोनों केसेस में अलग अलग है। एग्जिस्टिंग में भी मुझे अभी तो नहीं पता कॉस्ट कितनी है, 1% पर मंथ है ना, बोलो, तो वो फिर क्या बन गई? 12% पर एनम। को मसला इधर ही लिखता हूं, जगह हैगी जी। तो जितने भी रुपीज आएंगे अभी निकलेंगे उस पर 12% लगाएंगे। एग्जिस्टिंग के ये रुपीज अलग होने हैं और रिवाइज के ये अलग होने, ये मसला। बता दो, बताना है तो वैसे कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है? पर यूनिट पर एनम। उसने कहा था पर मंथ, तो वो सीधा ही है पर एनम। तो नहीं बताओ तो भी खैर है, बता दो तब भी अच्छा, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसके लिए मुझे एक और वर्किंग करनी पड़ेगी, और वर्किंग 3 में आज किस लिए कर रहा हूँ? मुझे चाहिए परचेज प्राइस। परचेज प्राइस से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है परचेज कॉस्ट पर केजी। परचेज कॉस्ट क्यों लिखा मैंने? प्राइस तो वो थी जो उसके टैग के ऊपर लगी हुई थी, उस पर 10% माइनस कर दिया उसने। 900 में हमें पड़ने लगी थी कि पोर्ट वालों ने आके 20% हमसे ले लिया, कस्टम वालों ने, तो हमें कितने में कॉस्ट किया, तो इसलिए मैंने परचेज कॉस्ट लिख दिया। कोई मसला तो नहीं, फर्क कोई नहीं है, बस आप परचेज प्राइस भी लिख दें, किसी ने मना नहीं करना आपको। अब इधर देखो, एक होती है ग्रॉस परचेज प्राइस, ठीक है, इसमें से लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट। थोड़ा और इधर कर उसी को, ये कितना 320 ही ना, ये तो दोनों के से। अच्छा जी, अब उसने हमें ना शरारत करके वैल्यू कौन सी दी हुई है? नेट परचेज प्राइस। नेट ऑफ व्हाट? नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग लेवल पे उसने हमें बताया कि हमें ये चीज कॉस्ट करती है 900, ठीक है। जरा अब पढ़ो, जरा जुमले को दोबारा पढ़ो। CNF वैल्यू कहते हैं कस्टम वालों की वैल्यू, बस, ठीक है। कस्टम के लिए वैल्यू जो होती है ना, कस्टम वाले जिसको वैल्यू समझकर जिस पे परसेंटेज टैक्स की लगाएंगे। जैसे आपने कभी सुना हो अपने अब्बा जी से, बड़े भाई से, ठीक है, जब उन्होंने कोई परचेज की हो, लैंड कोई मतलब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो कहते हैं जी प्रॉपर्टी वाले जब टैक्स लेने लगते हैं तो एक FBR की वैल्यू होती है, जिस तरह से है, तो वो FBR वालों ने अपने एक स्केजुअल रेट निकाले थे कि इस हिसाब से हमने टैक्स लेना है, तुम चाहे इससे महंगा खरीदो या सस्ता खरीदो, ये टैक्स एक बात है, ठीक है। तो बहरहाल उसमें यहाँ पर कस्टम वालों का भी यही हिसाब है। कस्टम वाले कहते हैं जी हमारे हिसाब से 900 रुपए का 1 किलो है, इस 900 पे 20% ड्यूटी पे करो हमें कस्टम की, और फिर घर ले जाओ, ठीक है। तो ये कस्टम वालों के लिए CNF वैल्यू। अब वो कह रहा है, जरा जुमला दोबारा पढ़ो, क्या कहता है? CNF वैल्यू ऑफ टी आफ्टर 10% डिस्काउंट इज 900। तो ये मैंने कहा ये नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब इस पर फिर उन्होंने ऐड किया होगा कस्टम ड्यूटी को एट द रेट ऑफ 20%, कितना? 180। और आपको ये एग्जिस्टिंग इस वक्त कितने में पड़ रहा है? 1080 का 1 kg पड़ रहा है। अब इस सूरत हाल में तो ये मुझे क्या मिल गई? अब परचेज कॉस्ट। एग्जिस्टिंग सूरत हाल में तो पर केजी लिख लेता हूं, पर केजी, चलो परचेज कॉस्ट पर केजी आ गई। इस सूरत हाल में तो यही 1080 मुझे रेलेवेंट था मेरे लिए, मुझे ग्रॉस अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर मसला क्या हो रहा है?
वो कह रहा है अगर EOQ पे जाओगे तो क्वांटिटी कम होगी, ऑर्डर्स तो बढ़ेंगे, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम। तो कम होगी तो बल्क में अब आप नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो डिस्काउंट जो पहले वो 10% दे रहे थे, यहां पर डिस्काउंट कितना दे रहे थे जी, 10% दे रहे थे। एग्जिस्टिंग के अंदर 10% डिस्काउंट था, वो अब कम होकर क्या हो जाएगा, 8। तो पहले मुझे ये तो बताओ ग्रॉस था कितना। तो हमने कहा जी अच्छा जो 900 है ना, ये करंटली 90 पे था और 100 जो है इसका वो बनता है 1000। ठीक है, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी है, हालांकि 100 आ रहा है पर मैं क्यों लिखूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं वैसे बता रहा हूं, मुझे डिस्काउंट की जरूरत नहीं थी, मुझे ग्रॉस अमाउंट की जरूरत। ठीक है, सही है। अब ग्रॉस आ गया तो EOQ पे जाएंगे, तो अब ये 1000 रुपए वाला केजी हमें सप्लायर ने देना है, 1000 रुपए वाला केजी हमें सप्लायर ने देना है 8% डिस्काउंट पर, यानी 80 का डिस्काउंट। तो ये हमें कितने में पड़ेगा, 920। मैंने पहले बता दिया, मैं दूसरी बार करा रहा हूं ये बात समझ आ गई। अब कस्टम वाले इस 920 का 20% लेंगे। ठीक है, तो 184, ये परसेंटेजेस यहां निकालूं या काम चल रहा है, समझ आ रहा है, चलो जी, 11, अब बात समझ आई। तो स्टोरेज कॉस्ट एग्जिस्टिंग कितनी थी, 320 पर केजी स्टोरेज थी, और उसके बाद एग्जिस्टिंग 1080 का आपको 1 केजी पड़ता था। वर्किंग नंबर 3 में जाकर देखें जी कैसे 1080 हमने निकाला, उसका 12%, 1080 का 12%, 129.6 ये आपको होल्डिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट पड़ती थी। ठीक है, जबकि अगर आप रिवाइज में चले जाएं तो आपको 1104 का 1 केजी मिलेगा, वर्किंग 3 में जाकर देखें, और 12%, यानी आप बैंक से आपको 1 केजी के लिए 1104 रुपए लाने पड़ेंगे। पहले 1080 में काम चल जाता था, कितना, 132.5। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी आ गई जी, एग्जिस्टिंग में कितनी है, एग्जिस्टिंग इसलिए निकाल रहा हूं कि उसने अगले पार्ट में ना सेविंग मांगी हुई है, वरना EOQ के लिए तो मुझे सिर्फ ये चाहिए थी 449. चलो बाद में जरूरत जब पड़ेगी तो लिखेंगे ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुझे ये चाहिए था असल में, ये तो मैंने वैसे ही साथ लिख दिया 450, ये मुझे चाहिए था, ये इसलिए मैंने निकाल लिया। नहीं आपने निकाला, बाद में निकाल लेंगे जब उसने कहना जरा बताओ EOQ पे जाने से, है ना अगला पार्ट, EOQ पे जाने से कितनी सेविंग मिलेगी, तो मतलब एग्जिस्टिंग वाली कॉस्ट भी मुझे चाहिए होंगी, होल्डिंग कॉस्ट भी और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी, तो इसलिए वो मैंने रख लिया अपने पास। ठीक है, चले बहरहाल, अब 450 रुपीज, 452.5 पर केजी पर एनम, वर्किंग नंबर 2। ठीक है जी, यहां से आपके पास EOQ के केजीज आ जाएंगे, बताओ 46, नहीं ना, टोटल बताओ ना, 4635 ही कर दो। ठीक है, 4364 पॉइंट में तो नहीं ना मंगवा सकते, यूनिट्स नहीं मंगवा, तो राउंड अप कर दो। ठीक है, ठीक जी, कितने, 4635 केजीज, यानी पहले आप 30,000 केजी एक ऑर्डर में मंगवाते थे, ऐसे ही है ना। 60,000 जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, सेमी एनुअली मंगाते थे तो साल में 2 दफा, तो मतलब एक बार 30,000 मंगा लिया, फिर 30,000 मंगवा लिया। EOQ पे जाएंगे तो हर बार कितना मंगवाएंगे, सिर्फ 4,635 किलो। अब जब इतने कम एकदम से आपने कर लिए, तो पहले साल में 2 ऑर्डर्स थे, अब ऑर्डर बढ़ जाएंगे, ऑर्डर बढ़ने की वजह से ये डिस्काउंट मिलना था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पे भी वो हमने ले लिया। लेकिन जब ऑर्डर्स बढ़े तो साइज कम हुआ है, ऑर्डर साइज कम हुआ है, तो उसने डिस्काउंट 8% पे कर दिया था, जो पहले 10% होता था। तो ठीक है, अच्छा काम क्यों ना करें एक जैसा, चलो छोड़ो, समझ आ रही है तो बस चलने दो, मैं शरारत क्यों करूँ, नई शरारत नहीं करता। हाँ जी सही है, EOQ निकल आया, आके देखो क्या कह रहा था, ए पार्ट में 4 नंबर का सिर्फ यही था, EOQ निकाल दो, निकल आया। पार्ट बी, डिटरमिन करो अमाउंट ऑफ सेविंग अगर कोई है, विच कैन बी अचीव बाय AH बाय अडॉप्टिंग द स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन EOQ मॉडल। तो वही वाला काम, बी रिक्वायरमेंट, हम इसी को रिक्वायरमेंट बना लो। ठीक है, ऑर्डर, क्वांटिटी,
या ऑर्डर साइज जो भी कह लें, OQ। OQ इकोनॉमिक ऑर्डर वाली भी हो सकता है OQ, और डिफरेंट भी हो सकता है। इकोनॉमिक ऑर्डर वाला तो हमने निकाला, उससे पहले कुछ और जो है वो साइज था, ठीक है, OQ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। तो ऑर्डर क्वांटिटी जनाब EOQ और एग्जिस्टिंग दोनों लेने हैं। पहले कौन सा लिखना पसंद करेंगे? एग्जिस्टिंग लिख लें। तो एग्जिस्टिंग, इधर यूनिट्स लिख, एग्जिस्टिंग क्या ऑर्डर साइज था जी? एग्जिस्टिंग बोलो। नहीं जी, 60,000 जो था ना वो तो टोटल रिक्वायरमेंट थी आपका, ये 30,000 kgs था। अब ये 30,000 kgs जो निकाला है ये कहीं बता दो, बल्कि मैं तो कहता हूँ क्या अगर वर्किंग नंबर ही कर दो, ठीक है, वर्किंग नंबर 4 लिख देता हूँ छोटी सी में। ये 30,000 kgs बेटा आपको गिवन नहीं था ना, ये कहीं बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वर्किंग 4 कर ली, जिसमें आपने क्या बताया जी? एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज। एग्जिस्टिंग ऑर्डर साइज क्या है जी? वो जी 60,000 kgs हमारी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट थी, और हम 6 मंथली बेस पर मंगवा रहे थे, यानी साल में, तो डिवाइडेड बाय 2 ऑर्डर्स किया, तो क्या आ गया जी आपके पास? 30,000 kgs। समझ आता है भाई अहमद? समझ आता है? कहाँ पे फंसे हुए हो यार तुम यहाँ पे नहीं हो, एटलीस्ट तुम यहाँ पे नहीं हो, यहाँ कहीं फंसे हुए हो। कहाँ फंसे हुए बताओ? नहीं कहीं तो फंसे हुए हो, बताओ पहले बताओ कहाँ फंसे हुए थे जो समझ आ गई। अब साथ चला करो या रोक लिया करो यार, ऐसे ना किया करो, पीछे कहीं फंस जाते हो तुम। अच्छा जी, ले जी, एक तो है एग्जिस्टिंग लेवल और दूसरा EOQ लेवल। अब EOQ लेवल जो है वो आपका 4635 kgs है, और ये आपने रिक्वायरमेंट A में निकाला, ठीक हो गया जी? ले जी, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज, चूंकि बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट था तो आपकी एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट, ये एनुअल परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट है। वजह देखो ना, पहले आपको 1 किलो पड़ रहा था 1080 में, EOQ पे जाते हो तो इस परचेज प्राइस में भी चेंज है। हाँ, इसका चेंज होल्डिंग कॉस्ट में जो पड़ना है वो भी हमने ले लिया हुआ है, वो मसला नहीं, पर परचेज कॉस्ट भी तो देखो कम हो रही है या बढ़ रही है, ये भी तो चेंज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या निकाला करते हैं यहाँ पर? अगर हमने ये डिसीजन मेकिंग करनी है तो हमें क्या चाहिए? एनुअल वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। पहले ऑर्डरिंग निकालते हैं, बल्कि आप एनुअल वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब एनुअल परचेज रिक्वायरमेंट नहीं चेंज हो रही, वो कितनी है? तो यहाँ पे 60,000 kgs लिख देंगे। उसके बाद हम ये OQ लिखेंगे, ऊपर हमने बताया हुआ है OQ का मतलब क्या है? ठीक है, तो कैलकुलेटर पे फिर काम चल जाता है इसका। ओके, ये बता रहा हूँ, पर्चे के अंदर एक बार लिख के काम चलाना है ना। उसके बाद अब इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जैसे एग्जिस्टिंग में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 2। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है? 2। करके डिवाइड देख लो, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करोगे? वेरिएबल, एक मिनट, ये मुख्तलिफ है भाई, मैं नहीं बार बार लिख रहा। वेरिएबल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नहीं सेम कहाँ है? और ये वर्किंग नंबर 1 को रेफर कर रहा हूँ। सेम कैसे है बेटा? 60,000 डिवाइडेड बाय OQ इंटू 90,000 पर ऑर्डर, ये है पहले। बल्कि लिख दूं दोनों को, फिर सही है तो बता दो। 60,000 डिवाइडेड बाय OQ, नहीं यार मुझे लग रहा है आप लोग मिस कर जाओ, तो इसको मैं कर रहा हूँ। ये देखो 60,000 डिवाइडेड बाय ऑर्डर क्वांटिटी 30,000 kgs, इससे आगे आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर 2 इंटू ₹90,000, ये आपको पर ऑर्डर, ये आपको सवाल में गिवन था, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या? 180,000 रुपीज में चल रहे हैं ना, ऊपर मैंने लिखा नहीं यार, माजरत, लिख लो। अच्छा, जब आप आएंगे EOQ पे तो 60,000 kgs तो आपने वैसे ही मंगवाने, ठीक है, मतलब टोटल मंगवाने तो 60,000 kgs ही हैं, लेकिन अब आपकी ऑर्डर क्वांटिटी क्या हो जानी है? 4635 kgs। ये अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आए इससे।
अब इसको जब मल्टीप्लाई करना है तो ₹81,000 पर ऑर्डर से करना है, जो वर्किंग 1 में आपने निकाला था। ये कह रहा था डायरेक्ट अगर कर लेते तो अच्छा था, लेकिन मुझे यूं शक हुआ कि शायद आप अच्छे से समझ ना पाए। बोले 5 1,80,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट थी, पकड़ के ले गए हम 10 लाख। 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। क्यों भाई? पहले साल में 2 ऑर्डर्स थे, अगर आप 5-5 4-4 हज़ार करके मंगाओगे, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे थे बताना। इसका आंसर क्या आया था? बड़ी मेहरबानी। चलो 13 राउंड करके बोले, नहीं पहले जहां 2 ऑर्डर आते थे वहां अब 13 ऑर्डर आएंगे। तो फिर जब इतने ऑर्डर्स बढ़ गए तो पर ऑर्डर कॉस्ट है हमारे पास 81,000 रुपये, चलो हो जाएगी, बढ़ तो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ हमें चाहिए? ये मुश्किल लग रहा है आपको वैसे जी? 90,000 सवाल में बताया हुआ था। एडमिन कॉस्ट प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज 90,000, इसलिए कोई वर्किंग नहीं दी। ये 90,000 पड़ा, ये सवाल से उठाया था, और उसमें ऑर्डर्स के बढ़ने की वजह से जो 10% कमी आनी है वो कमी ईओक्यू के केस में आनी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब करंटली ईओक्यू ना हो तो 90,000 ये पहले से गिवन थी, ईओक्यू पे जाएं तो ऑर्डर्स बढ़ने से 10% कमी होनी है, तो ये 81,000। ये ईओक्यू वाला मुश्किल लग रहा है टॉपिक। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेरे हिसाब से तो डिसीजन मेकिंग में सबसे आसान है। आपको क्या लग रहा है वैसे? नहीं आसान लग रहा? अच्छा चले, यहाँ पे फिर भाई कह रहे हैं पार्ट 2 यहीं पे शुरू करें, जल्दी करें।